हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीआरपी टेस्ट के बारे में। सीआरपी टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, कब हमें ये टेस्ट करवाना चाहिए और कब नहीं करवाना चाहिए, इस टेस्ट का एडवांटेज क्या है और इस टेस्ट के साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियों में ये बढ़ जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और कब इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, मोर देन 100 हो जाता है या उससे भी ज्यादा हो जाता है और तब हमें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है और कितने लेवल्स पे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। तो सीआरपी का मतलब होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। अब ये जो एक तरह का रिएक्टिव प्रोटीन है, मतलब कि एक्टिव प्रोटीन है हमारी बॉडी में। तो अगर हम बात करें कि सी रिएक्टिव प्रोटीन होता क्या है, तो बेसिकली एक तरह का एक्यूट फेज रिएक्टेंट है। जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि ईएसआर वो एक तरह का एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, उसी तरह से सीआरपी भी एक एक्यूट फेज रिएक्टेंट है। और अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, किसी भी वजह से, कोई ऑटो इम्यून प्रोसेस भी हो सकता है, आपको किसी भी तरह की चोट भी लग सकती है, कोई ट्रॉमा भी हो सकता है, या किसी भी मेजर या माइनर सर्जरीज से आप गुजरे हो, या किसी भी तरह का इन्फेक्शन भी आपकी बॉडी में हो गया हो, तो इन सारी कंडीशन में हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, या आपकी बॉडी में कैंसर या ट्यूमर बन रहा हो किसी भी तरह का, तो इन सारी कंडीशंस में ये जो एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे कि ईएसआर बढ़ जाता है, उसी तरह से सीआरपी भी आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। तो एक तरह का ये एक्यूट फेज रिएक्टेंट है। और ये बढ़ता क्यों है? तो जब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस आपकी बॉडी में शुरू होता है, जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन शुरू होता है, तो आपके जो डब्ल्यूबीसी काउंट है, आपका जो टीएलसी है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, या डब्ल्यूबीसी काउंट है, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। और डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर है इंटरल्यूकिन 6 है, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। और इनफैक्ट कैंसर सेल्स जो होते हैं या मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं, वो भी इसी इन्फ्लेमेटरी मार्कर इंटरल्यूकिन 6 को ही एक्टिवेट करते हैं। और इंटरल्यूकिन 6 जब एक्टिवेट हो जाता है, इंटरल्यूकिन 6 जो है आपकी लीवर में जाके आपकी जो सी रिएक्टिव प्रोटीन्स है उसको एक्टिवेट कर देता है, बढ़ा देता है, लीवर को फोर्स करता है कि वो सीआरपी को और ज्यादा बनाए। इस तरह से लीवर में जो सीआरपी का सिंथेसिस है वो बढ़ जाता है और लीवर से हमारे ये ब्लड में आ जाता है। और इस तरह से हमारे ब्लड में जो सीआरपी का लेवल है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। और इन्फ्लेमेशन जितना ज्यादा होगा, जितना सीवियर होगा, उतना ही ज्यादा सीआरपी लेवल आपकी बॉडी में बढ़ेगा। बिकॉज जो एंटीजेंस होते हैं या इन्फेक्शियस प्रोसेस के थ्रू आपका अगर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ रहा है, या जो कैंसर सेल्स होते हैं, या आपके ILC6 यानी कि इंटरल्यूकिन 6 के लेवल्स को बढ़ाएंगे। और इंटरल्यूकिन 6 जो है वो आपके लीवर में जाके सीआरपी को और ज्यादा स्टिमुलेट करेगा और सीआरपी का लेवल आपके ब्लड में धीरे धीरे करके और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस तरह से सीआरपी आपके ब्लड में आता रहता है और सीआरपी का लेवल आपके ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है। और इसी तरह साथ ही साथ कैंसर में या किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन में, इन्फेक्शन में ईएसआर भी आपकी बॉडी में बढ़ता रहता है। सीआरपी और ईएसआर दोनों साथ साथ अक्सर बढ़ते रहते हैं। और इसके साथ ही साथ लीवर में आपके थ्रोम्बोपोएटिन लेवल्स हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और थ्रोम्बोपोएटिन जो है वो आपकी बॉडी में प्लेटलेट का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। इस तरह से आपको थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाती है, आपके ब्लड में प्लेटलेट के लेवल्स बढ़ जाते हैं, प्लेटलेट काउंट आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस भी कहते हैं। और अगर आपका सीआरपी लेवल नॉर्मल है, लो रेंज में है या नॉर्मल है, तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी में किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन नहीं है, और अगर पहले इन्फ्लेमेशन थी तो वो बिल्कुल क्योर हो चुकी है। अब बात करते हैं कि अगर ये सीआरपी लेवल हमारी बॉडी में बढ़ रहा है तो इसका एडवांटेज क्या है हमारी बॉडी में। तो अगर हमारी बॉडी में सीआरपी लेवल्स बढ़ रहे हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल है जो बढ़ रहा है, बेसिकली सी रिएक्टिव प्रोटीन्स जो है वो हमारे बैक्टीरिया पे या कैंसर सेल पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उस पे जाके ये बाइंड कर जाते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन जब उस कैंसर सेल पे या उस बैक्टीरिया पे या उस एंटीजन पे जाके बाइंड कर जाता है, तो बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो सीआरपी है वो उस बैक्टीरिया को या उस कैंसर सेल को किल करने में, उसको खत्म करने में मदद करता है। तो बेसिकली सीआरपी का लेवल बढ़ना हमारी बॉडी में एक तरह से देखा जाए तो एक प्रोटेक्शन का भी काम करता है और एक अच्छी भी चीज है। बट जब इसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये भी है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी बहुत ज्यादा है, और हो सकता है कि आपकी बॉडी जो है अब उस इन्फ्लेमेशन को, उस इन्फेक्शन को कोप अप ना कर पाए, और बेसिकली आपकी बॉडी जो है उस इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने की, इम्यून रिएक्शन को लिमिट करने की कोशिश करती है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो सेफ रहे। तो एक तरह का ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी है, बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करके बैक्टीरिया को या कैंसर सेल्स को किल करने में भी मदद करता है। बट अगर इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई है, इसका मतलब ये भी है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी बहुत ज्यादा है, जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं वो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा है, या जो कैंसर सेल्स हैं वो भी आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा है, तभी तो सीआरपी का लेवल इतना ज्यादा हाई हो गया है। अब सीआरपी की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 0.8 to 3 mg/dl है। ज्यादातर जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें ये रेफरेंस रेंज दी गई हुई है, बट कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में इसकी जो रेफरेंस वैल्यू है वो लेस देन 1 mg/dl भी दी गई है। बट ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इसका लेवल अगर 3 mg/dl से ज्यादा है तो सीआरपी लेवल आपकी बॉडी में बढ़ा है। बट अगर आपकी बॉडी में माइल्ड इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन नहीं है, या कोई नॉर्मल कॉमन कोल्ड हो गया है, कुछ और भी माइल्डर फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन है, तो इसका लेवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, 5, 10, 15, 20 के अराउंड हो सकता है। बट कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऑटो इम्यून प्रोसेसेस हैं, कुछ मैलिग्नेंसीज हैं, कुछ कैंसर्स हैं, जिसमें इसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मोर देन 100, मोर देन 200 भी हो सकता है। अब सीआरपी बढ़ता क्यों है? अगर बॉडी में किसी भी पार्ट में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो इसका जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर आपको मेनिंजाइटिस है या एंसेफेलाइटिस है या किसी भी तरह का ब्रेन एब्सिस है तो उस कंडीशन में बढ़ जाएगा। अगर आपके पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन है, पैंक्रियाटाइटिस है आपको, तो बढ़ सकता है। अगर आपके लीवर में सूजन है, हेपेटाइटिस हो गया है आपको, या किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन आपके लीवर में है तो उसमें ये बढ़ सकता है। लंग के इन्फेक्शन में बढ़ सकता है, निमोनिया में बढ़ सकता है, या किसी भी तरह के इन्फेक्शन में, अगर आपको ब्लैडर में इन्फेक्शन है, सिस्टाइटिस हो गया है, किडनीज में आपको इन्फ्लेमेशन है, पाइलोनेफ्राइटिस हो गया है, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन आपकी बॉडी में है, या कैंसर आपकी बॉडी में बन रहा है, या कोई भी ऑटो इम्यून प्रोसेस है जैसे कि एसएलई हो गया, रूमेटॉइड
रुमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, तो इन सारी कंडीशन में आपका जो सीआरपी लेवल है वो बढ़ सकता है। प्रॉब्लम इस टेस्ट के साथ यही है कि ये बहुत ही नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। ऑलमोस्ट किसी भी बीमारी में किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन हो रहा हो या कोई भी आपकी बॉडी में किसी भी पार्ट में अगर इन्फ्लेमेशन है तो सीआरपी का लेवल बढ़ जाता है। और सेम प्रॉब्लम ईएसआर टेस्ट के साथ भी है। तो आपको बस इतना ही पता चलता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है। इन दोनों टेस्ट की कोई डायग्नोस्टिक वैल्यू नहीं है। आप किसी पर्टिकुलर डायग्नोसिस पे नहीं पहुंच पाएंगे, बिकॉज डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए आपको फर्दर वर्कअप की जरूरत होगी, फर्दर प्रॉपर हिस्ट्री की जरूरत होगी, आपको और भी सिम्टम्स के साथ कोरिलेट करना पड़ेगा और बाकी टेस्ट के साथ भी इसको कोरिलेट करना पड़ेगा, तभी आप एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस पे पहुंच जाएंगे। बट अच्छी बात यह है कि आपको कम से कम ये पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम बन रही है, कोई ना कोई बीमारी बन रही है। और एक बहुत ही अच्छी बात इस टेस्ट की है कि आपकी जो डिजीज की सीवियरिटी के साथ आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर पता है कि आपको रुमेटॉइड आर्थराइटिस है या कोई भी बीमारी आपको है, तो पहले अगर आपका सीआरपी लेवल 40 था और दवा लेने के बाद आपका सीआरपी लेवल 10 हो गया है या 20 हो गया है, तो इसका मतलब ये कि जो डिजीज है वो उस ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स कर रही है, आपकी जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो रही है, वो दवा जो आप खा रहे हैं वो काम कर रही है और आपकी जो तबियत है वो बेहतर होती जा रही है। और अगर लेवल्स बढ़ने लगता है तो फिर उसका मतलब ये कि जो दवा आप ले रहे हैं वो काम नहीं कर रही है, जो ट्रीटमेंट आप फॉलो कर रहे हैं उसको आपको चेंज करने की जरूरत है। तो बेसिकली इससे दो फायदे होते हैं। एक तो डिजीज की सीवियरिटी ये बताता है, जितना ज्यादा सीआरपी लेवल होगा उतना ज्यादा सीवियर डिजीज होगी, और दूसरा फायदा ये कि रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट भी ये बताता है कि ट्रीटमेंट आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसा कि मैं बताया, किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन हो, इन्फेक्शन हो, ट्रॉमा हो, सर्जरी हो, किसी भी तरह का कैंसर हो या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो, तो इन सारी कंडीशन में सीआरपी लेवल आपका बढ़ सकता है। बट अगर आपका सीआरपी लेवल बहुत ज्यादा हाई है, मोर देन 100 है, मोर देन 200 है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको मैलिग्नेंसी हो सकती है, किसी भी तरह का कैंसर आपको बॉडी में हो सकता है। और उस सिचुएशन में फौरन ही आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट कर लेना चाहिए। और अगर आपका सीआरपी लेवल बढ़ के आता है, थोड़ा बहुत भी बढ़ के आता है या बहुत ज्यादा बढ़ के आता है, तो हमेशा आपको हिस्ट्री के साथ कोरिलेट करना है, आपको बाकी सिम्टम्स भी देखने हैं। तो फौरन ही आपको परेशान हो जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बाकी सिम्टम्स जो आपको हो रहे हैं उसके साथ कोरिलेट करना है, बाकी जो लैब टेस्ट आपने कराए हैं उसके साथ भी कोरिलेट करना है, आपका सीबीसी कैसा है, आपका एलएफटी, केएफटी या जो भी रिपोर्ट्स आपने कराई है उसके साथ भी कोरिलेट करना है, और उसके साथ एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और बाकी जो रिस्क फैक्टर्स आपके अंदर प्रेजेंट है उसके साथ कोरिलेट करना है। तभी सीआरपी लेवल्स की इंपॉर्टेंस है। सिर्फ सीआरपी लेवल आपका बढ़ा हुआ है और अगर आपको किसी भी तरह का कोई सिम्टम नहीं है, कोई बाकी टेस्ट आपके बिल्कुल नॉर्मल है, तो उस सिचुएशन में आपको परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। सीआरपी लेवल का एक प्रोग्नोस्टिक वैल्यू भी है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में, हार्ट के प्रॉब्लम्स में। अगर सीआरपी लेवल लेस देन 1 mg/dl है तो आपका जो रिस्क है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का, हार्ट की प्रॉब्लम्स का, वो बहुत ही लो रिस्क है। और अगर सीआरपी लेवल 1 से 3 mg/dl के बीच में है तो आप इंटरमीडिएट रिस्क पे हैं। और अगर सीआरपी लेवल मोर देन 3 है, 3 mg/dl से ज्यादा है, तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप हाई रिस्क में हैं। कोई भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है उसका जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा हाई है, आप हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने बताया कि ईएसआर और सीआरपी दोनों ही टेस्ट हैं वो इन्फ्लेमेशन में बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन में बढ़ जाते हैं। ऑलमोस्ट दोनों का जो पैटर्न है वो सेम ही है। बट ईएसआर की एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्फ्लेमेशन ठीक होने के बाद भी आपका जो ईएसआर है वो लगभग 7 दिन तक बढ़ा रहता है। मतलब कि अगर आपकी जो बीमारी है बिल्कुल ठीक हो गई है, आप कंप्लीटली क्योर हो गए हैं, आपका जो इन्फेक्शन है बिल्कुल ठीक हो गया है, उसके 7 दिन बाद तक भी ईएसआर जो है वो आपका बढ़ा रहेगा। तो यहाँ भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट सीआरपी में ऐसा नहीं है। सीआरपी जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ता है और बहुत तेजी से इसका लेवल बॉडी में हमारे गिरता है, और जैसे ही आप ठीक हो जाते हैं फौरन ही इसका लेवल जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इसका जो लेवल है वो 7 दिन तक बढ़ा नहीं रहता है। अगर आज आपका जो इन्फेक्शन है वो कंप्लीटली क्योर हो गया है तो आज ही जो सीआरपी का लेवल है वो आपकी बॉडी में वो बिल्कुल कम होने लगता है, बिल्कुल नॉर्मल की तरफ आने लगता है। बट ईएसआर जो है वो 7 दिन तक बढ़ा रहता है आपके कंप्लीटली ठीक होने के बाद भी। और जो सीआरपी का लेवल है वो पीक जो करता है वो 1 से 2 दिन में करता है। मतलब कि अगर आपको सिम्टम आना आज शुरू हुआ है तो आज के 2 दिन बाद सीआरपी का लेवल है वो बढ़ाएगा। इस वजह से कभी कभी क्या होता है कि आपको बीमारी होती है और टेस्ट आप कराते हैं तो सीआरपी आपका लेवल नॉर्मल आता है। बट उसकी वजह यह है कि सीआरपी जो है वो 2 दिन ले लेता है अपने पीक लेवल पे आने के लिए। और प्रेग्नेंट फीमेल्स में सीआरपी लेवल की एक और इंपॉर्टेंस है कि अगर प्रेगनेंसी में अगर आपने सीआरपी लेवल कराया और सीआरपी लेवल अगर आपका बढ़ा आता है तो इसका मतलब ये कि कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में हो रही है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है प्रेगनेंसी में। एक तरह से आपको एक रफ आइडिया दे देता है कि कोई ना कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन आपकी बॉडी में हो रही है। तो उस सिचुएशन में आप अलर्ट हो सकते हैं, फौरन ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जाके कंसल्ट कर सकते हैं, एक प्रॉपर अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं ताकि जो प्रॉब्लम है वो डायग्नोज हो सके। तो इस वीडियो में हमने सीआरपी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। सीआरपी और ईएसआर का कंपैरिजन भी हमने डिस्कस कर लिया है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव ऑथेंटिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सकें।